नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। निकाय चुनाव को लेकर एक्शन में सीएम योगी। नगरीय निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री ने कमान संभाल रखी है और इसी के चलते उनका पूर्वांचल का दौरा है आज, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर का दौरा करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए बीजेपी का अभियान तेज। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर, महाराजगंज दौरा आज। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए बीजेपी का अभियान तेज हो गया है। देवरिया, कुशीनगर का दौरा करेंगे सीएम योगी। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। तो निकाय चुनाव को लेकर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ और इसी के चलते पूर्वांचल का उनका दौरा, जहां गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। जीत का बड़ा मूल मंत्र सौंपेंगे। किस तरीके से निकाय चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस करना है, इसको लेकर भी निर्देश दिए जाएंगे। और इसी के चलते ये खास दौरा देवरिया भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कुशीनगर, महाराजगंज और गोरखपुर का ये खास दौरा है। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए बीजेपी का अभियान तेज हो चुका है और इसकी कमान जो है सीएम योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं और इसी के चलते ताबड़तोड़ दौरे उनके सामने आए हैं, जहां निकाय चुनाव को लेकर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सेमीफाइनल मैच इसको माना जा रहा है और ऐसे में पार्टियों की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और खासतौर से अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे ताकत झोंकी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं और इसी सिलसिले में आज पूर्वांचल के वो दौरे पर रहेंगे। अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी द्विवेदी लखनऊ से जुड़ गए हैं। हरेंद्र दुबे गोरखपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हरेंद्र का रुख कर लेते हैं। हरेंद्र, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि गोरखपुर का भी सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर के खास तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल ली है। आज जिस तरह से उनका गोरखपुर में दौरा है और देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ ताबड़तोड़ क्षेत्रीय कार्यालय में बैठक करेंगे, उसके लिए समय भी निर्धारित कर लिया गया है और उनका एक एजेंडा है क्लीन स्वीप। खास तौर से 2024 का जो लोकसभा चुनाव को देखते हुए सेमीफाइनल भारतीय जनता पार्टी मान करके चुनाव लड़ रही है और इसमें क्लीन स्वीप का एक स्लोगन दिया गया है कि क्लीन स्वीप करके भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार नगर निकाय चुनाव में अपनी दबदबा बनाएगी, जिसको लेकर के खास तौर से आज जिस तरह से बैठकों का दौर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा, उससे यही प्रतीत होता है और गुरु मंत्र दिए जाएंगे जीत के कि किस तरह से इस चुनाव में या आने वाले चुनाव में किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस बढ़िया करें ताकि जनता आकर्षित हो। भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों को क्लीन स्वीप करते हुए पूर्ण बहुमत में अपनी नगर निकाय चुनाव में अपनी बढ़त बनाए। तो खास तौर से उसी को लेकर के बैठक और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सबसे बड़ी बात हम बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा अहम है। दौरे पर जब भी आते हैं तो जनता दरबार लगाते हैं, लेकिन इस बार जनता दरबार चुनाव आचार संहिता की वजह से नहीं लगाई जाएगी और उसके पूरी तैयारी कर ली गई है। खासतौर से क्षेत्रीय कार्यालय पर जिस तरह से कार्यकर्ताओं के साथ, क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ सहित तमाम विधायकगण मौजूद रहेंगे, उनकी उपस्थिति में पहले महाराजगंज के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। 12 से 3 महाराजगंज का है, 3 से 6 कुशीनगर। इसी क्रम में सभी जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, तो देखिए महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। अश्विनी, कहीं ना कहीं निकाय चुनाव के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अब मोर्चा संभाल चुके हैं, पश्चिम का वो दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने का काम किया जाएगा। बेटर और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का फोकस रहेगा।
बिल्कुल निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और पहले चरण के लिए 4 मई को मतदान होना है। साथ ही साथ 37 जिलों में मतदान होना है, जिसमें गोरखपुर मंडल भी शामिल है। आज मुख्यमंत्री अपने गृह जनपद गोरखपुर रहेंगे, साथ ही साथ गोरखपुर मंडल के अन्य जिले कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज का भी दौरा करेंगे। कहीं ना कहीं आधिकारिक तौर पर आज से चुनावी बिगुल बज चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल ली है और सबसे पहले अपने क्षेत्र के जो जहां स्थानीय रहने वाले हैं वहां पर जाएंगे, उन क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वहां पर अपने जो पार्टी पदाधिकारी हैं उनको जीत का मूल मंत्र देंगे कि किस तरीके से क्लीन स्वीप करना है, क्योंकि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी उसने लक्ष्य रखा है कि नगर निगम 17 जीतनी ही जीतनी है, बाकी नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद की जो सीटें हैं उन पर भी ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा करना। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने क्षेत्र में जाएंगे, अपने क्षेत्र के जिलों में दौरा करेंगे, तो निश्चित तौर पर इसका असर दिखाई पड़ेगा। अभी देखा गया था कि मुख्यमंत्री ने अपने खुद को साथ ही साथ अपने 2 डिप्टी सीएम को 6 मंडलों का जो है जिम्मेदारी दी थी, उसमें से गोरखपुर मंडल मुख्यमंत्री के हिस्से में आया था और कहीं ना कहीं अब वहां पर दौरा लगातार शुरू हो चुका है। इसके बाद मुख्यमंत्री का जो प्लान है उन रखा गया है, वो हर नगर निगम सीट पर प्रचार करेंगे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी चाह रही है ज़्यादा से ज़्यादा जो नगर पालिका परिषद की जिला मुख्यालय सीट है वहाँ पर भी मुख्यमंत्री का दौरा लगाया जाए। तो ऐसे में समझिए कितना बिजी शेड्यूल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का होने वाला है। आज से जो काम शुरू कर चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मोड में आ चुके हैं और चुनावी मोड की शुरुआत वो अपने गृह जनपद गोरखपुर से गुरु गोरक्षनाथ के मंदिर से दर्शन करने के बाद से शुरू कर देंगे। निश्चित तौर पर तमाम अन्य जो पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, उनको भी जिम्मेदारी दे दी गई है। चाहे वो भूपेंद्र चौधरी को पश्चिमी क्षेत्र में ज्यादातर फोकस करने के लिए कहा गया है कि वो पश्चिमी क्षेत्र में जाकर के वहां के जिले जो है वहां पर प्रवास करें, वहां से लोगों से अपील करें, साथ ही साथ जो पार्टी कार्यकर्ता हैं उनको मूल मंत्र दें। वहीं सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री का फोकस है वो पूर्वांचल पे है, इसके अलावा पूरे प्रदेश में है। इसके बाद सबसे ज्यादा अगर जो फोकस होगा मुख्यमंत्री का बनारस के आसपास का क्षेत्र है, क्योंकि बनारस जो है वाराणसी है, वहां प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, नगर निगम है और वहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक रही कि वहां उस मंडल में जितने भी जिले आते हैं सभी जिलों की सभी सीटों पर जीत हासिल की जाए। क्योंकि अभी हाल ही में 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ और जो वाराणसी जो मंडल है, काशी क्षेत्र है, वहां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर परफॉर्मेंस नहीं रहा, क्योंकि उसके आसपास के गाजीपुर, मऊ तमाम जिले हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त खानी पड़े, जिसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए इस क्षेत्र के लिए अलग से रणनीति तैयार की है। साथ ही साथ अगर मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है जिन सीटों पर पिछले नगर निगम चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था उन पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। साथ ही साथ जिन 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में पिछली बार जीत नहीं पाई थी, मेरठ और अलीगढ़, उनको लेकर के अलग से रणनीति बनाई गई। तो देखिए बड़ा टारगेट रखा गया है और उसी को हासिल करने के लिए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चा संभाल रहे हैं। ठीक है अश्विनी, बने रहिए आप हमारे साथ। हरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ से अब खबर, बसपा से निष्कासित हुए अमनमणि त्रिपाठी पर अनुशासनहीनता का आरोप है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित किए गए हैं। महाराजगंज जिला अध्यक्ष ने जारी किया निष्कासन पत्र। 2017 में समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया था। बाहुबली नेता और पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के बेटे हैं अमनमणि। नौतनवा विधायक रह चुके हैं अमनमणि त्रिपाठी, जिनको बीएसपी ने निष्कासित कर दिया है। और 2017 की अगर बात की जाए तो 2017 में समाजवादी पार्टी से वो जुड़े हुए थे। समाजवादी पार्टी ने भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया था। तो पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के चलते और अनुशासनहीनता के चलते उन पर यह एक्शन लिया गया है पार्टी की तरफ से और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो अमनमणि त्रिपाठी पर अनुशासनहीनता का आरोप, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित किए गए हैं। महाराजगंज जिला अध्यक्ष ने जारी किया है ये निष्कासन पत्र। अपडेट ले लेते हैं, अश्विनी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, देखिए बीएसपी जो है बड़ी एक्शन लिया है बीएसपी ने अनुशासनहीनता के खिलाफ और लगातार इसको लेकर बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो काफी सक्रिय रहती है। जो ऐसे मेंबर्स हैं पार्टी से जुड़े हुए जो कि अनुशासनहीनता करते हैं या पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, उन पर तत्काल एक्शन लिया जाता है।
बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। बसपा के द्वारा जो है अमर त्रिपाठी हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। नौतनवा से पूर्व विधायक रहे, इस बार भी चुनाव लड़े थे, हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी इस बार वहां से जीती है। ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार उनकी शिकायतें मिल रही थी कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, अनुशासनहीनता कर रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं आखिरकार उसकी छानबीन की गई और छानबीन में जो आरोप थे वो सही पाए गए। उसके बाद इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। जी बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से अब वो नया विकल्प ढूंढते हैं, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। वाराणसी से अब खबर G20 समिट का तीसरा दिन आज। वाराणसी में G20 समिट का अंतिम दिन है। कार्यक्रम में एग्रीकल्चर वर्किंग पर ग्रुप मीटिंग होगी। कार्यक्रम के अंतिम दिन प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की बैठक है और इस बैठक में दिया जाएगा MSCS 2023 पर अंतिम रूप। G20 देशों के प्रतिनिधि करेंगे ट्रेड फैसिलिटेशन केंद्र का दौरा। समिट में कृषि, शिक्षा, अनुसंधान आदि मुद्दों पर जोर दिया जाएगा। समिट में तैयार होगा वैश्विक कृषि के विकास का नया रोड मैप। G20 समिट के आयोजन में जुटेंगे 20 देशों के प्रतिनिधि। एक पृथ्वी, एक परिवार व एक भविष्य की नींव रखेगा G20 सम्मेलन। इस बार भारत कर रहा है G20 की मेजबानी, जो कि गर्व की बात है। और ऐसे में देश के 60 शहरों में होगी G20 सम्मेलन की 200 बैठकें। तो बड़े स्तर पर तैयारी की जा चुकी है क्योंकि भारत इस बार मेजबानी कर रहा है। गौरव की बात भारत के लिए। आज का फिलहाल वाराणसी में क्या कार्यक्रम है वो बता देते हैं। एग्रीकल्चर ग्रुप की मीटिंग है और कार्यक्रम में प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की बैठक होगी। इसी के साथ बैठक में दिया जाएगा MSCS 2023 विज्ञापन पर अंतिम रूप। G20 देशों के प्रतिनिधि करेंगे ट्रेड फैसिलिटेशन केंद्र का दौरा और इसी के साथ समिट में तैयार होगा वैश्विक कृषि के विकास का नया रोड मैप। तो समिट में कृषि, शिक्षा, अनुसंधान आदि मुद्दों पर जोर दिया जाएगा। तो एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग, G20 बैठक के लिए योगी सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पूरे वाराणसी शहर को सजाया गया है। जिला प्रशासन की ओर सभी प्रमुख चौराहों को सजाया गया है। शहर के एक चौराहे पर वसुधैव कुटुंबकम लिखकर मेहमानों का स्वागत भी किया गया है। और इसी के साथ G20 इंडियन प्रेसिडेंसी की थीम एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य है। इन देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, फ्रांस। इसी के साथ यूथ 20 समिट एंगेजमेंट ग्रुप लेवल मीटिंग 13 से 15 जून को होगी। डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग 16 से 17 अगस्त को होगी। तो बैठकों की क्या तारीख है वो भी आपको दिखा रहे हैं। डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग मिनिस्ट्रियल लेवल 18 अगस्त को होगी। ज्वाइंट लेवल एंड फॉरेन मिनिस्ट्रियल लेवल 19 अगस्त को होगी और सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग भी 19 को होगी। तो इन देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया के भी प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं और इसी के साथ रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका के भी प्रतिनिधि हैं। तुर्की, यूनाइटेड यूरोपीय के भी जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, देखिए क्योंकि भारत मेजबानी कर रहा है G20 की, गौरव की बात है और जिस तरीके से 3 दिवसीय ये सम्मेलन काशी में रखा गया है, काशी पूरी तरीके से एक अलग अंदाज में नजर आई है। विदेशी मेहमानों के स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। बड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है। आज तीसरा और आखिरी दिन है, क्या कुछ आज खास रहने वाला है? देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि काशी अपने आप में एक अलग पहचान है और यही वजह है कि काशी में जो कृषि वैज्ञानिकों की 20 देशों के 80 प्रतिनिधि जुटे हैं, उनके स्वागत में और शहर को सजाने में सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। शहर की पहले बात कर लें, यदि उनके आवभगत की बात कर लें तो समझा जा सकता है कि जिन क्षेत्रों में उनको रहना है और जिन क्षेत्रों से गुजरना है वहां पे खूबसूरत लाइटिंग और खूबसूरत तरीके से सजाकर उनका आवभगत किया जा रहा है। बैठक की बात कर लें, आज के कार्यक्रम की बात कर लें तो आज के कार्यक्रम की जो सबसे खास पहलू होगी वो ये कि 4 सत्रों में चले पिछले 2 दिनों के बैठकों का आज समरी होगा और इस समीक्षा बैठक में इस बात पे तय किया जाएगा कि आखिर कृषि के जो बढ़ते हुए आयाम है, नए आयाम को किस तरह जोड़ा जाए, मोटे अनाज की उपज कैसे बढ़ाई जाए, लोगों में लोकप्रियता कैसे बढ़ाई जाए और उसके साथ ही साथ कृषि को कैसे और ज्यादा वैश्वीकरण के रूप लेके आया जाए। एक जो और भी प्रमुख मुद्दा हो सकता है वो ये हो सकता है कि आखिर कृषि को कैसे PPP मॉडल में डाला जाए, सरकार और दूसरे प्राइवेट कंपनियों के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि कृषि में अभी भी यदि देखा जाए तो अधिकांश प्रांतों में देश के पूरे भूमंडल की बात करें, यदि पूरे देशों की बात करें
तो व्यक्तिगत स्तर पर कृषि का अभी तक कृषि होती रही है, लेकिन इसे बदलने का प्रयास किया जाएगा। तो आज 10 बजे ये स्टार्ट होगा, 2 घंटे का ये अंतिम सत्र होगा, समापन सत्र है, समीक्षा बैठक होगी 4 सत्रों के बाद। इसके बाद प्रतिनिधि टीएफटी जाएंगे, टीएफटी इन्हें काशी के कल्चर से, विश्व के कल्चर से और काशी के बढ़ते हुए आयाम से रूबरू कराया जाएगा। देखिए किस तरीके से उपयोगी रहता है ये पूरा सत्र, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया संतोष आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से अब खबर, समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई आज। उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ करेगी सुनवाई। याचिका में समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता दिए जाने की मांग है। केंद्र सरकार ने याचिका का विरोध किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एस.के. कौल की पीठ करेगी सुनवाई। न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट्ट, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ करेगी सुनवाई। तो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का ये पूरा मामला है और इस याचिका का केंद्र सरकार ने विरोध किया है। इस पर आज सुनवाई होगी और किस तरीके से कोर्ट का रुख रहता है ये खास है। दिल्ली से अगली खबर, भारत दौरे पर एप्पल के सीईओ टिम कुक, जहां टिम कुक करेंगे पीएम मोदी से मुलाकात। डिप्टी आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर से मिलेंगे टिम कुक। 20 अप्रैल को दिल्ली में स्टोर ओपन करेंगे टिम कुक। कंपनी के विस्तार को लेकर चर्चा की जाएगी। तो भारत दौरे पर हैं एप्पल के सीईओ और इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। कंपनी के विस्तार को लेकर भी दोनों के बीच चर्चा की जाएगी। डिप्टी आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर से भी मुलाकात उनकी निर्धारित की गई है। तो 20 अप्रैल को दिल्ली में स्टोर ओपन करेंगे टिम कुक और इसकी भी बड़ी तैयारी है और कंपनी के विस्तार को लेकर चर्चा की जाएगी। दिल्ली से ही अगली खबर, देर रात दिल्ली की सड़कों पर निकले राहुल गांधी। पुरानी दिल्ली की सड़कों पर निकले राहुल गांधी, जहां उठाया स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ। कांग्रेस पार्टी ने किया है ट्वीट, जहां मोहब्बत की शरबत। राहुल को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में जुटे लोग। बंगाली मार्केट, मटिया महल बाजार में लोगों ने ली सेल्फी। राहुल ने किया जामा मस्जिद के पास मौजूद लोगों का अभिवादन। तो देर रात पुरानी दिल्ली की सड़कों पर उतरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इस दौरान सैकड़ों की भीड़ नजर आई, उत्सुक नजर आई उनको देखने के लिए। उनके साथ कई लोगों ने सेल्फी भी खिंचाई और इस दौरान वो स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ लेते भी नजर आए। तो जामा मस्जिद के पास मौजूदा लोगों का अभिवादन किया है कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से बड़ी संख्या में भीड़ जुटी उनको देखने के लिए। पुरानी दिल्ली की सड़कों पर निकले राहुल गांधी। तो एक तरफ जहां उन्होंने स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाया है, इसी के साथ कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट भी किया, मोहब्बत की शरबत। प्रयागराज से अब खबर, अतीक अशरफ हत्याकांड में एसआईटी ने जांच तेज की है। एसआईटी ने हत्याकांड के गवाहों से पूछताछ की है। हत्याकांड के दौरान मौजूद लोगों से पूछताछ हुई है। अस्पताल स्टाफ से एसआईटी ने पूछताछ की। अतीक के सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ। सीसीटीवी और बयानों के आधार पर जानकारी जुटा रही है पुलिस। तो हत्याकांड के दौरान मौजूद लोगों से पूछताछ हो रही है। अस्पताल स्टाफ से एसआईटी ने पूछताछ की है, क्योंकि मौके पर जो हुआ वो सबने देखा वीडियोस के जरिए, लेकिन मामला उससे कहीं बड़ा है और उसी को खंगालने का प्रयास अब एसआईटी की तरफ से किया जा रहा है। सीसीटीवी का सहारा लिया जा रहा है, बयानों का सहारा लिया जा रहा है और जो प्रत्यक्षदर्शी रहे उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो जांच अब तेज हो चुकी है। अतीक अशरफ के रिश्तेदारों की मुश्किलें अब बढ़ी हैं, जहां अशरफ के साले सद्दाम की इनामी राशि बढ़ा दी गई है। तो सद्दाम के खिलाफ जारी किया गया है गैर जमानती वारंट। 25,000 से बढ़ाकर 50,000 इनाम राशि की गई है। तो गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता को जल्द करेंगे गिरफ्तार, एसटीएफ के डीआईजी की तरफ से बड़ा आश्वासन। तो अतीक हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, जहां सुप्रीम कोर्ट में 24 अप्रैल को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। अतीक और अशरफ हत्याकांड में पीआईएल दाखिल की गई है। हत्याकांड की जांच की मांग को लेकर यह पीआईएल दाखिल की गई है और
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में 24 तारीख को सुनवाई होगी। एक्सपर्ट कमेटी की मांग है, अतीक हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो जिस तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या की गई, उसको लेकर पीआईएल दाखिल की गई है कि इस पूरे मामले की हाई लेवल जांच की जाए। और इसी के चलते, क्योंकि अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, तो 24 अप्रैल तारीख बताई जा रही है जब सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी की मांग। अतीक अहमद के बेनामी निवेश पर एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ बेनामी निवेश पर एसटीएफ ने जांच शुरू की है। और तो बेनामी संपत्ति भी हो सकती है हत्या की वजह, सूत्रों के हवाले से ये संकेत है। तो बड़ा ये पूरा मामला है और अब इस पूरे मामले की परत खोलने का वक्त आ गया है। और इसी के लिए एसटीएफ, एसआईटी लगातार मौके पर जांच कर रही हैं इस पूरे मामले के लिए, जहां एक तरफ प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ चल रही है, तो वहीं क्योंकि अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल हो चुकी है, तो 24 अप्रैल को इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अतीक अशरफ से जुड़ी इस वक्त की अब सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, माफिया ब्रदर्स के तीनों शूटरों को प्रतापगढ़ जिला जेल लेने पहुंची प्रयागराज पुलिस। थोड़ी देर में प्रयागराज के लिए होगी रवाना पुलिस। रिमांड लेने के लिए तीनों आरोपियों को सीजेएम कोर्ट में पेश करेगी एसआईटी। तो माफिया ब्रदर्स के तीनों शूटरों को प्रतापगढ़ जिला जेल लेने पहुंची है प्रयागराज पुलिस और थोड़ी देर में प्रयागराज के लिए रवाना होगी पुलिस। इसी के साथ रिमांड लेने के लिए तीनों आरोपियों को सीजेएम कोर्ट में पेश करेगी एसआईटी। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मनु सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनु, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आरोपियों को लेने प्रयागराज पुलिस पहुंची है, कुछ ही देर में रवाना होगी, फिलहाल क्या जानकारी वहां से? मनु, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी बताइए। जी सवाल दोहराएं। देखिए, प्रयागराज पुलिस पहुंची है आरोपियों को लेने के लिए जेल से, और क्या कुछ इस दौरान जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, प्रतापगढ़ के जिला जेल से तीनों जो अतीक अहमद और अशरफ के शूटर हैं, उनको लेकर प्रयागराज पुलिस रवाना हो गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें करीब 15 मिनट पहले यहाँ से पुलिस रवाना हुई है और आज सीजेएम कोर्ट प्रयागराज में पेश करेगी, जहाँ एसआईटी तीनों की रिमांड लेने की कोशिश करेगी। जी बिल्कुल, तो क्या सुरक्षा व्यवस्था इस दौरान आपने देखी? कितनी सुरक्षा में इन आरोपियों को लाया जा रहा है? देखिए, धूमनगंज की पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, इसके अलावा नगर कोतवाली पुलिस और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर तीनों शूटरों को लेकर पुलिस रवाना हुई है। और बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो प्रतापगढ़ जिला जेल को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया और मीडिया को भी यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर रोकने के निर्देश दिए गए हैं। मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जिससे किसी तरीके की कोई दिक्कतें ना हो, इसे लेकर पहले से ही पुलिस प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर रखा हुआ है और तीनों जो शूटर हैं उनको लेकर यहाँ से रवाना हो गए हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया मनु आपका तमाम जानकारी के लिए। तो रिमांड के लिए एसआईटी की तरफ से ये पहल की गई है ताकि रिमांड और ली जा सके। पूछताछ जरूरी है इस पूरे मामले में और इसीलिए पुलिस प्रयागराज पुलिस रवाना हो चुकी है प्रतापगढ़ से। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या कुछ जानकारी? देखिए, एक तरफ करीबियों पर इनाम की जो राशि है वो बढ़ा दी जा रही है, दूसरी तरफ प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ हो रही है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी अब ये पूरा मामला है। किस तरीके से जांच लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद लगातार जो है एसआईटी जांच कर रही है। बल्कि एसआईटी ने पुलिस कर्मियों के बयान नोट कर जो है अलग अलग बैठा करके बयान नोट किए। इसके अलावा एसआईटी प्रतापगढ़ जेल जाकर आरोपियों से उन्होंने बयान दर्ज किए हैं, पूछताछ की है। उसके अलावा आज जो है सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की, रिमांड लेने की बात कही गई है। पुलिस कस्टडी रिमांड लेने के बाद तीनों को जो है पुलिस कस्टडी में पूछताछ की जाएगी। उसके अलावा रेट किया जा सकता है कि किस तरीके से पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। दूसरी ओर अगर हम बात करें अशरफ के साले की, तो जिसके पर 25,000 का इनाम था, उस पर इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। वो भी अभी फरार चल रहा है। गुड्डू मुस्लिम फरार है, शाइस्ता फरार है। इन सबकी तलाश के लिए टीमें लगातार नजर दे रहे हैं। कल भी हमने देखा कि कल प्रयागराज के कई जगहों पर एसटीएफ और यूपी पुलिस टीमें नजर दे रही थी कि उनको ये जानकारी लगी थी कि शाइस्ता कहीं ना कहीं इलाके में हो सकती है। तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जो फरार आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। उसके अलावा जो शूटर्स हैं उनसे भी कड़ाई से पूछताछ हो कि
आखिर इनके मंसूबे क्या थे, किसके इशारे पर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, जबकि सूत्रों के पास से जो जिगाना में पिस्टलें बरामद हुई है, ये तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर इन सूत्रों के पास इतनी महंगी और उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में प्रतिबंधित पिस्टलें आई कहाँ से। तमाम पहलुओं पर पुलिस और एसटीएफ की टीमें, एसआईटी की टीमें जांच पड़ताल कर रही हैं। देखना होगा कि जब पुलिस कस्टडी रिमांड 3 आरोपियों की मंजूर होती है तो क्या कुछ वो पूछताछ में बताते हैं। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले की जो मिस्ट्री है वो सॉल्व होती है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है नीलेश, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।